हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आ गई हूँ मैं नेक्स्ट पार्ट लेके। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि पाक सम सभी को बताता है कि फुटेज देखने से पता चलता है कि किडनैपर और रूही के बीच में कोई रिलेशन है। वो उससे बिल्कुल भी घबराई हुई नहीं लगती। इस पर उसका एक साथी कहता है कि हो सकता है किडनैपर ने उसे अपना अंकल या फिर पिता के दोस्त के रूप में अपना इंट्रो दिया हो। चोई रूही एक जीनियस है जो कंट्री में सबसे छोटी उम्र में MENSA का हिस्सा बनी। पाक सम कहता है मुझे नहीं लगता कि वो उतनी बेवकूफ़ है कि उसकी बात इतनी आसानी से मान लेगी। 25 मई को शाम 7 बजे के करीब किम योंग जुन बच्ची को कंधे पर लाद कर अस्पताल ले गया। डॉक्टर्स का कहना है कि वो बच्ची उसे डैड बुला रही थी। तो फिर उसने बच्ची को बेवकूफ़ बनाया कैसे? अब उनका चीफ उनसे पूछता है कि किम योंग जुन पर पहले भी एक मर्डर का मामला दर्ज है। फिर वो उन्हें बताते हैं कि हाँ, वो एक एथलीट था जो नेशनल जूडो टीम में हिस्सा लेना चाहता था। उस टाइम सब उसे मॉन्स्टर कह के बुलाते थे। एक गेम खेलते वक्त उसने अपने कॉम्पिटिटर को मार डाला था। उनका चीफ कहता है एक मॉन्स्टर और एक जीनियस, कमाल की जोड़ी है। पाक सम कहता है पता नहीं कि किम योंग जुन क्या चाहता है, लेकिन हम इस बात को अनदेखा नहीं कर सकते कि उससे रूही की जान को खतरा है। दूसरी तरफ रूही म्योंग जुन को उठाती है और कहती है कि उठो, कितना सोगे, नाश्ता कर लो। म्योंग जुन अपनी एक्स वाइफ से पूछता है कि तुमने खाना खाया। इस पर वो कहती है कि मेरी चिंता मत करो और तुम लोग खा लो। रूही को शक होता है और वो म्योंग जुन से कहती है कि पहले तुम खाओ। म्योंग जुन खा लेता है। फिर रूही पूछती है कैसा लग रहा है, कहीं तुम्हें कुछ अजीब तो नहीं फील हो रहा है? म्योंग जुन कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खाना तो बहुत टेस्टी है। रूही की बात म्योंग जुन तो नहीं समझता, लेकिन उसकी वाइफ समझ जाती है। तुम क्यों नहीं खा रही हो, तुम भी खाओ। म्योंग जुन कहता है अरे भगवान, तुम कितना सोचती हो, चुपचाप खा लो, इसमें कोई जहर वहर नहीं मिला है। उसकी वाइफ म्योंग जुन को कुछ पैसे देकर कहती है कि फ़िलहाल के लिए ये रख लो, आगे काम आएंगे। रूही कहती है क्या है ये सब, तुम हमें घर से बाहर निकालना चाहती हो? इस पर उसकी वाइफ कहती है तो तुम्हें क्या लगता है अगर पुलिस तुम्हें ढूंढेगी तो वो यहाँ तक नहीं पहुँचेगी? ये जगह तुम्हारे लिए सेफ रहेगी? तुम लोगों की वजह से मैं भी फंसूंगी। फिर बेसिकली गाइस वो उन लोगों को अलविदा कह देती है। नेक्स्ट सीन में पाक संग से मिलने एक लेडी आती है और उसे कहती है तुमने मुझे डॉक्टर चोई जिनते के जो नोट्स दिए थे उसमें मुझे कुछ भी ऐसा वैसा नहीं मिला, लेकिन एज पेज पर कुछ अजीब सा लिखा है। ये कुछ फार्मूलाज हैं, मैं ठीक से तो नहीं कह सकती, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है ये दिमाग के लिए यूज़ होते हैं, तो ये एक क्लू हो सकता है। वहीं घर से निकलने के बाद रूही और म्योंग जुन हेयुन का पीछा कर रहे होते हैं। वो जहाँ जहाँ भी जाती है वो भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। म्योंग जुन पूछता है क्या ये सब करना ज़रूरी है? इस पर रूही कहती है और नहीं तो क्या, हमें पता तो लगाना ही होगा, क्या पता वो हमारे पीठ पीछे किसी पुलिस वाले से मिल रही हो। म्योंग जुन पूछता है लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? इस पर रूही कहती है तुमने ही तो कहा था कि वो सारा इल्ज़ाम तुम्हारे सर पर डालना चाहती है। हेयुन मीटिंग ख़त्म करके जाने लगती है। वो दोनों फिर से उसके पीछे लग जाते हैं। म्योंग जुन तो पीछा करने में इतना गुम हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि हेयुन हॉस्पिटल में आई होती है। रूही उसे याद दिलाती है कि हम हॉस्पिटल में हैं। म्योंग जुन पूछता है लेकिन वो यहाँ हॉस्पिटल में रिसर्च डिपार्टमेंट में कर क्या रही है? रूही कहती है जाहिर सी बात है कि ये एड्स डिपार्टमेंट है। उसकी वाइफ उन दोनों को उसका पीछा करते हुए देख लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ पाक संग और उसका साथी एक और इन्वेस्टर से मिलने जाते हैं जिसने डॉक्टर चोई जिनते के साइंटिफिक रिसर्च में इन्वेस्ट किया होता है। पाक संग उससे कारण जानने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो कहता है कि डॉक्टर चोई जिनते एक बहुत ही इंटेलिजेंट डॉक्टर थे। वो एक नई सर्जिकल रिसर्च कर रहे थे और मुझे उनके काम पर पूरा भरोसा है, इसलिए मैंने उन पर इन्वेस्ट किया था। इसमें कोई और बड़ी बात नहीं है। वो उन दोनों को आगे कुछ भी बताने से मना कर देता है और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कह देता है। अब वो दोनों बहुत ही कंफ्यूज थे। उनके वहाँ से जाने के बाद वो आदमी किसी को फ़ोन करके बोलता है कि उसने किसी को कुछ नहीं बताया और जैसा तुमने कहने के लिए कहा था बिल्कुल वैसा ही कहा है। वहीं दूसरी तरफ अब रूही, म्योंग जुन और हेयुन तीनों आपस में बातें कर रहे थे। हेयुन कहती है कि अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो मैं यहाँ पे किसी को भी तुमसे पूछवा सकती हूँ। न्यूज़ के अनुसार तुम्हारे माँ बाप की मृत्यु 21 तारीख को हुई थी और उस दिन मैं अस्पताल में भर्ती थी। म्योंग जुन पूछता है लेकिन क्यों, क्या तुम बीमार हो? उसकी वाइफ कहती है कि हाँ, मैं एक क्लिनिकल रिसर्च का हिस्सा थी। म्योंग जुन पूछता है अरे लेकिन क्यों? हेयुन कहती है कि मुझे HIV है। म्योंग जुन को समझ नहीं आता। इस पर रूही कहती है कि तुम कितने बेवकूफ़ हैं।
हम एड्स डिपार्टमेंट में हैं। ऑफ कोर्स उसे एड्स है। म्योंग जुन को यकीन नहीं होता। वो उससे पूछता है कि तुम्हें ये सब कब पता चला। हेयुन कहती है अब से ठीक 3 साल पहले, यानी कि तब जब तुम मुझे छोड़कर चली गई थी। म्योंग जुन को हे की चिंता होती है। इस पर उसकी वाइफ कहती है कि घबराओ मत, ही को HIV नहीं है क्योंकि मैंने उसके सारे टेस्ट करवा लिए थे, वो बिल्कुल नॉर्मल है। म्योंग जुन कहता है लेकिन तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। इस पर हेयुन कहती है अगर मैं तुम्हें बताती तो क्या तुम मुझे जाने देते। तुम मुझे कभी नहीं छोड़ते और मैं नहीं चाहती थी कि हमारी बेटी एक एड्स की मरीज की बेटी कहलाए। अगर किसी को भी ये बात पता चलती तो सब उस पर उंगली उठाते। हेयुन कहती है माफ़ करना कि मैंने ये सब तुम्हें बताया नहीं। मैं सब कुछ बिना बताए ऐसे ही छोड़कर चली गई, लेकिन उस वक्त मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। फिर वो रूही से पूछती है क्या कोई और सवाल भी है तुम्हारा। अगर तुम्हें अभी भी मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम हॉस्पिटल का रिकॉर्ड चेक कर सकती हो। रूही कहती है कि हाँ, एक और सवाल पूछना है। मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा, अगर मेरा शोषण हो रहा था तो मेरे शरीर पर चोट के निशान क्यों नहीं है, सिवाय हाथों पर क्यों हैं। माना कि मेरी याददाश्त जा चुकी है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं कि कभी भी मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ हो। मुझे सारी बात जाननी है क्योंकि पुलिस स्टेशन में मेरी रिपोर्ट ना दर्ज कराने का कारण सिर्फ ये तो नहीं हो सकता, इसलिए मुझे सारी चीज़ें डिटेल में बताओ। हेयुन कहती है ठीक है, अगर तुम जानना चाहती हो तो सुनो। तुम एक रिसर्च का हिस्सा थी जो तुम्हारे पिता कर रहे थे। म्योंग जुन कहता है कि ये क्या बकवास है, भला एक बाप अपनी बेटी पर रिसर्च क्यों करेगा। हेयुन कहती है तभी तो वो उसकी किडनैपिंग की रिपोर्ट कभी नहीं लिखवाते। जब मुझे पता चला कि हमारी बेटी को ल्यूकेमिया है, मैं सारे बड़े अस्पतालों में गई क्योंकि मैं कुछ करना चाहती थी। इसके बाद मैं उस हॉस्पिटल में भी गई जहाँ डॉक्टर चोई जिनते थे, और वहाँ मैंने कुछ सुना, द जीनियस चाइल्ड प्रोजेक्ट। ऑफ कोर्स गाइस, ये सब सुनकर रूही को बिल्कुल अच्छा तो नहीं लग रहा था। हेयुन कहती है तुम्हारे डैड के इस प्रोजेक्ट में कई सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी क्योंकि उनकी रिसर्च बहुत ही नज़दीक थी कामयाब होने में। इसलिए मुझे ये आइडिया आया कि अगर रूही कुछ दिन के लिए तुम्हारे पास रहती तो हमें वो पैसे मिल जाते और हम अपनी बेटी का इलाज करवा पाते। डॉक्टर चोई पुलिस के या प्रेस के पास इसलिए नहीं जाते क्योंकि उन्हें अपनी रिसर्च कंप्लीट करने के लिए तुम्हारी ज़रूरत थी। अगर पुलिस या प्रेस इस मामले में पड़ती तो ये बात सारे में फैल जाती, लेकिन फिर उनका मर्डर हो गया। मैंने सोचा नहीं था कि इस तरह से हालात ख़राब हो जाएंगे। ये सब सुनकर रूही को बहुत दुख हुआ। फिर वो म्योंग जुन से कहती है कि ऐसा करते हैं, हम दोनों अपने आप को पुलिस के हवाले कर देते हैं। इससे किडनैपिंग का केस भी खत्म हो जाएगा और पुलिस मर्डर की तहकीकात में जुट जाएगी। कुछ ही दिनों में किलर भी हाथ लग जाएगा और ये मुझ पर आरोप लगाना भी बंद कर देगी। म्योंग जुन कहता है कि लेकिन किलर और कोई नहीं बल्कि एक पुलिस। लेकिन इतने में ही रूही उसे रोक देती है। हेयुन कहती है कि म्योंग जुन मुझे माफ़ कर देना कि मैंने लालच में आकर तुम्हें इन सब का हिस्सा बना दिया। म्योंग जुन पूछता है कि हिये का क्या होगा। वो हॉस्पिटल में अकेली है, इसलिए तुम सेफ रहो और जैसा हमने डिसाइड किया था वैसा ही होगा। सब कुछ मुझे अकेले ही संभालना होगा। जो भी किया सिर्फ मैंने किया और उसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है, ध्यान रहे। हम हिये को अकेले तो नहीं छोड़ सकते ना। अब सच्चाई का पता लगाने के लिए पाकसंग और उसका साथी दोनों के दोनों हॉस्पिटल जाकर उस डॉक्टर से मिलते हैं। डॉक्टर उन्हें बताता है कि वो इन सभी लोगों को जानता तो है लेकिन पर्सनली नहीं, और अगर डॉक्टर चोई जिनते इतनी बड़ी कोई रिसर्च कर रहे थे जिसमें इतना इन्वेस्टमेंट लगा है तो उसे इस बारे में ज़रूर पता होता। इसलिए ये रिसर्च हमारे हॉस्पिटल की तो नहीं थी, तो हो सकता है कि ये रिसर्च उनकी पर्सनल रिसर्च हो, क्योंकि वो अक्सर ऐसी रिसर्च किया करते थे और इस वजह से कई बार वो हॉस्पिटल भी नहीं आते थे और वो अपनी रिसर्च की बातें सिर्फ अपने तक ही रखते थे। इसलिए किसी को भी यहाँ पर ये नहीं पता होगा कि वो किस बारे में रिसर्च कर रहे थे। जब वो उन दोनों को बाहर ड्रॉप करने जा रहा होता है तभी सामने से पाक चोल आता है। वो उस कैमरामैन से कहता है कि लास्ट टाइम के तरह चले मत जाना और मेरे साथ काम खत्म होने के बाद कॉफ़ी पीने आ जाना। कैमरामैन के मुँह से जाने के बाद पाकसंग उससे पूछता है ज़रूर आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त होंगे। इस पर डॉक्टर कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिगरेट पीता हूँ और कोई यहाँ सिगरेट पीता नहीं है सिवाय इनके, इसलिए ये मुझे कंपनी दे देते हैं। फिर पाकसंग कहता है तो ज़रूर ये अपने काम में बहुत अच्छे होंगे ना, शायद इसीलिए डॉक्टर चोई ने इन्हें अपने घर की CCTV की रखवाली की जिम्मेदारी दी होगी। डॉक्टर कहता है मिस्टर पाक ने ऐसा किया? नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। डॉक्टर चोई ने उन्हें ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। अपना परफॉर्मेंस रिव्यू अच्छा करने के लिए मिस्टर पाक ने सेल्स का बहुत काम किया था और मैंने ही इन्हें डॉक्टर चोई से मिलवाया था। जब डॉक्टर चोई के घर में उनका सिलेक्शन हो गया
तो थैंक यू कहने के लिए उन्होंने मुझे ड्रिंक भी पिलाई थी। पाक संग को ये बात कुछ हजम नहीं होती, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। वो दोनों सिक्योरिटी सर्विस में पहुँचते हैं जहाँ पाक च्योल काम करता है। वहाँ से वो पाक च्योल की पर्सनल हिस्ट्री और वर्किंग हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स इकट्ठे कर लेते हैं। एम्प्लॉय उनसे पूछता है कि क्या कुछ गड़बड़ है। इस पर पाक संग कहता है कि नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है, बस एक केस की तहकीकात के लिए हमें ये दस्तखत चाहिए। इस पर वो एम्प्लॉय कहता है मुझे पता ही था, क्योंकि मिस्टर पाक च्योल तो बहुत ही अच्छे हैं, उनकी सभी से बहुत बनती है, वो अपना हर काम बहुत अच्छे से करते हैं, वो सेल भी बहुत अच्छे से करते थे। पाक संग कहता है क्या वो सेल टीम का भी हिस्सा रह चुके हैं। इस पर एम्प्लॉय उन्हें बताता है कि 2 सालों से वो सेल्स का काम कर रहे हैं। अब पाक संग याद करता है कि पाक च्योल ने पुलिस स्टेशन में उससे क्या कहा था कि वो 2 सालों से हॉस्पिटल के कैमरों की देखभाल कर रहा था और 1 साल पहले डॉक्टर चोई ने उसे उसके घर बुलाकर कहा था कि वो चाहते हैं हॉस्पिटल और घर दोनों जगह के कैमरों की जिम्मेदारी मेरी हो। पाक संग कहता है कि सेल्स टीम का काम और हॉस्पिटल का काम एक ही समय पर वो दोनों काम अकेले क्यों कर रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा। इस पर उसका साथी कहता है क्यों ना हम पता लगाएं कि कहीं पाक च्योल और किम म्योंग जुन का आपस में कोई संबंध तो नहीं है। पाक संग कहता है हाँ, ये करना सही रहेगा। दूसरी तरफ रूही म्योंग जुन से कहती है कि मुझे लगता है वो झूठ बोल रही थी, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने पुलिस की गाड़ी देखी थी तो सायरन देखकर मुझे कुछ याद आने लगा था, लेकिन इस बार मुझे कुछ याद आया ही नहीं। म्योंग जुन कहता है हो सकता है कि हेयुन को कोई गलतफहमी हुई हो, भला तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करेंगे। फिर वो रूही को उसके बैग से वही लॉकेट निकाल के देखता है जो खुद उसने ही रूही के बैग में रखा था, और उससे कहता है कि जब तुम मुझे बेहोश मिली थी तो ये लॉकेट तुम्हारे गले में था। रूही कहती है ये सस्ती सी चीज़ मेरी है, मुझे लगता तो नहीं, पर चलो क्योंकि तुम कह रहे हो तो मान लेती हूँ, वैसे भी मुझे कुछ याद नहीं है ना। अभी उन्होंने खाना शुरू ही किया था कि इतने में उन्हें पता चलता है कि शॉप लेडी अपने मोबाइल पर वो न्यूज़ सुन रही थी, इसलिए उन्हें एक्सक्यूज़ बना के वहाँ से निकलना पड़ता है। रूही म्योंग जुन से पूछती है मैंने न्यूज़ में सुना मर्डर, क्या तुमने किसी का मर्डर किया था। म्योंग जुन कहता है कि हाँ ये सच है, लेकिन वो एक हादसा था जो बहुत साल पहले हुआ था। रूही कहती है क्या तुम कसम खा के कह सकते हो कि तुम। म्योंग जुन कहता है बिल्कुल। रूही कहती है तो फिर कसम खाओ। म्योंग जुन कहता है कि हाँ ठीक है, मैं कसम खाता हूँ मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं मारा। रूही कहती है मेरा मतलब वो नहीं है, कसम खा के कहो कि तुम मुझे नहीं मारोगे। म्योंग जुन कहता है भला मैं तुम्हें क्यों मारूंगा, ये तो जाहिर सी बात है ना, क्योंकि किडनैप किए हुए बच्चों की जिंदा बचने की संभावना बहुत कम होती है। म्योंग जुन कसम खाता है और इसीलिए रूही को उस पर विश्वास हो जाता है, वो उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ पाक संग कहता है मैंने केस को पब्लिक तो कर दिया है, लेकिन मुझे डर है कहीं इससे किडनैपर नाराज़ ना हो जाए। लेकिन देखा जाए तो ये मामला बाकी सभी मामलों से अलग है, क्योंकि जब बच्चे की हालत ख़राब हुई तो वो उसे अस्पताल लेकर भागा। इसके बाद उसने उन दोनों ने मिलकर हमें गलत सूचना दी और ट्रेन पर चढ़ गए, जैसे कि एक टीम की तरह काम कर रहे हों। ऐसा लगता है जैसे कि इस मामले की, इस पूरे केस की लीडर वो बच्ची है। उसका साथी भी उससे एग्री करता है। दूसरी तरफ उनका साथी आकर उन्हें बताता है कि उसने पूरी तरह से छानबीन की और पाक च्योल और किम म्योंग जुन के बीच कोई संबंध नहीं निकला, इससे पहले दोनों कभी नहीं मिले। लेकिन इसका परिवार बहुत अजीब है। रूही के पेरेंट्स की डेथ हो गई और उसके एक अंकल है, लेकिन उसे इन सब से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। उनका कहना है कि उन्हें किडनैपर की तरफ से कोई कॉल नहीं आया और वो हम पर दबाव बना रहे हैं कि हम इस केस को बंद कर दें ताकि वो डेड लोगों का अंतिम संस्कार कर सकें। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 4 का पार्ट 1 खत्म होता है। जल्दी ही पार्ट 2 भी आ रहा है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू सो मच गाइस।